Welcome to Study Zone. Hello everyone and welcome to my channel. So in this video I'm going to go through the cardiovascular response to exercise, and by that I'm going to discuss the physiological changes that occur in the vascular system when you exercise. Okay, तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बॉडी की ओवरऑल गोल एक्सरसाइज में होती है कि मैक्सिमाइज करे प्रेशर को, ज़्यादा करे कि मैक्सिमाइज करे किस चीज़ को, परफ्यूजन को, बहुत उसको मतलब परफ्यूजन को ज़्यादा करे, ब्लड सप्लाई को ज़्यादा करे किस चीज़ में, मसल में, स्केलेटल मसल में और हार्ट में, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे हार्ट जो है ना उसकी सप्लाई कम होती है, मतलब ब्लड की सप्लाई कम होती है। जब जहाँ पे हमें ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, बॉडी का ये जो है ना एम होता है कि मतलब वहाँ पे वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा करे, और जहाँ पे ज़रूरत कम होगी तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम करेगी। मिनिमाइज होगी परफ्यूजन ऑल अदर एरिया, जिस तरह के इसमें इस जगह पे, बाकी जगह पे परफ्यूजन हमें हमारे साथ कम होगी, उसकी जो परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई जो एक्सचेंज है वो कम होगी। जैसे कि हो गया हमारे साथ गट्स हो गया और स्किन, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत कम होती है। हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स पे हमारे साथ कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारे साथ बहुत और चेंजेस आ जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फिर ये गोल होता है कि मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई को ज़्यादा करे जहाँ हमें ज़रूरत हो। जैसा कि हमने बताया कि स्केलेटल मसल और हार्ट को कैसे ज़्यादा करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। मसल हमारे साथ होते हैं तीन तरह के, कार्डियक मसल होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं और स्मूथ। स्केलेटल मसल हमारे साथ मोस्टली वो मसल होते हैं जो हमारे साथ एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, मतलब हाथ हो गए, पैर हो गए, मतलब लेग्स वगैरह, ये आर्म वगैरह हो गए। मोस्टली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब जो मूवमेंट वाली मसल होती है ना वो मोस्टली स्केलेटल मसल होते हैं। तो जब एक्सरसाइज होता है तो उससे प्रोसेस बिगिन होता है, क्या हो जाता है हमारे साथ, मसल कंट्रैक्शन होती है। मसल कंट्रैक्शन जब होगी तो एटीपी कंज्यूम होगी। हम जब एटीपी कंज्यूम करते हैं तो ऑक्सीजन मतलब कंज्यूम, ज़्यादा ऑक्सीजन हम कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत है। तो रिजल्ट इसका आ गया लोकल हाइपोक्सिया इन मसल टिश्यू। हमारे साथ लोकल टिश्यू में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो गया, वेजोडाइलेशन होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर वेजोडाइलेशन हो गई तो मल्टीपल मीडिएटर क्यों हो गई, वेजोडाइलेशन इसलिए हो गई क्योंकि मल्टीपल मीडिएटर रिलीज होते हैं इनटू द प्लाज्मा बिकॉज ऑफ दिस वेजोडाइलेशन अकर, जैसे कि एडिनोसिन जनरेटेड फ्रॉम एटीपीज कंजप्शन, लेक्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोटाशियम। इन सब का एक एम होता है टीपीआर को कम करे, जो हमारे साथ टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस है ना उनको कम करे। रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, जब हमारे साथ एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे साथ क्या हो जाता है, कंट्रिक्टिलिटी ज़्यादा हो गई। कंट्रिक्टिलिटी ज़्यादा हो गई मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम जब हमारे साथ ज़्यादा होता है तो हार्ट रेट भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि अगर ये हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तो नेट रिजल्ट हमारे साथ क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारे साथ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। तो रिजल्ट में क्या क्या होगा, मेन जो चीज़ होगा वो हमारे साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो बढ़ेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, टिश्यू की, मसल की, तो वो उससे जल्दी पूरा होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हमारे साथ क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। किस चीज़ में, सम एरियाज में, जैसे कि हो गया गट्स और स्किन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ब्लड सप्लाई की ज़रूरत कम होती है। किस चीज़ में, ड्यूरिंग एक्सरसाइज रीडिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू इम्पोर्टेंट एरिया, जैसे कि हमारे साथ हो गया हार्ट और मसल, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है ब्लड की, तो यहाँ पे हमारे साथ ब्लड सप्लाई की ज़्यादा हो जाती है। ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। तो जब हमारे साथ फ्लाइट एंड फाइट मोड ऑन हो जाता है तो हार्ट और मसल में हमारे साथ ब्लड ज़्यादा होता है, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जाता है, इसीलिए कि क्योंकि हमें वहाँ पे ब्लड ज़्यादा चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिस्पॉन्ड टू एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर समरी। तो इसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे आते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है एक्सरसाइज का। तो नॉर्मली हमारे साथ एक्सरसाइज में डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे साथ एक्सरसाइज में कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होता है तो जो हमारे साथ ज़्यादा जो ब्लड है ना वो किस चीज़ में आता है, आर्टरीज में ज़्यादा ब्लड आता है, ज़्यादा ब्लड आर्टरीज में आएगा तो मतलब प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। इसी वजह से तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा।
प्राइमरी डिटर्मिनेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कार्डिक आउटपुट। तो इसी वजह से कार्डिक जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, वो डिपेंडेंट करता है कार्डिक आउटपुट पे। कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज स्लाइटली और स्टे नॉर्मल। एक्सरसाइज में हमारे साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो स्लाइटली कम होगा या मतलब नॉर्मल रह सकता है। वजह इसकी क्या है? लोकल डायलेशन होती है स्केलेटल मसल में, तो जब लोकल डायलेशन होती है स्केलेटल मसल में तो पेरिफेरी रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या कम होगी। तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो पेरिफेरी रेजिस्टेंट है। जब पेरिफेरी रेजिस्टेंट कम होगा तो पल्स प्रेशर हमारे साथ इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि पल्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे साथ सिस्टोलिक एसबीपी हमारे साथ इंक्रीज हो रही है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच का जो एरिया है ना ड्यूरेशन वो क्या हो रहा है, एक्चुअली ये इंक्रीज हो रहा है। जो नेट एरिया है हमारे साथ वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पल्स प्रेशर हमारे साथ बढ़ रहा है। इसका मेन रीज़न ये है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो इनके बीच का जो एरिया है ना वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए पल्स प्रेशर हमारे साथ ज़्यादा हो रहा है। टीपीआर गोज़ डाउन क्योंकि हम टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस हमारे साथ कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वेज़ोडाइलेशन होती है। जब वेज़ोडाइलेशन होती है तो हमारे साथ यहाँ पे एरिया जो है ना वो बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा मतलब ओपन होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो उसी वजह से टीपीआर गोज़ डाउन। अच्छा, तो इंजेक्शन फ्रिक्शन पे एक्सरसाइज की क्या असर होती है? इंजेक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल टू इंटरस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंजेक्शन फ्रिक्शन इंक्रीजेस व्हाई? हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल इंजेक्शन फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमारे साथ कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है। तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है तो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो इसकी जो इजेक्शन फ्रिक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ द रीज़न। More vigorous, strongly vigorous means strongly contraction because it increases because of more vigorous contraction. Major impact जो हमारे साथ ejection fraction काज करता है वो है इन सिस्टोलिक वॉल्यूम पे। इन सिस्टोलिक वॉल्यूम को क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। और जो हमारे साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है उस पे माइनर इफेक्ट करता है, उसको इतना उस पे असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ मोर प्रीलोड होगा। जब हमारे साथ हार्ट बीट ज़्यादा होता है तो हमारे साथ प्रीलोड को टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मोर प्रीलोड होगा। रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज इन कोरोनरी परफ्यूजन। कोरोनरी परफ्यूजन में हमारे साथ एक्सरसाइज में फास्ट हार्ट रेट और शॉर्टन डायस्टोली होती है और लेस कोरोनरी फिलिंग टाइम इसको मिलता है। कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन जब होगी तो हमारे साथ क्या होगा? वहाँ पे इंक्रीज़ ब्लड फ्लो होगी। ओनली वे टू गेट मोर ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सट्रैक्ट मोर ऑक्सीजन। जो मायोकार्डियम है हमारे साथ वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता। क्यों क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी से ऑलरेडी मायोकार्डियम जो है ना वो ले चुका होता है। सो अगर उसको और ऑक्सीजन चाहिए तो द ओनली वे टू अगर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हमारे साथ क्या करेगा? मायोकार्डियम इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो फिर वापसी पे हम ओ से ऑक्सीजन ले सकता है। कैन नॉट एक्सट्रैक्ट मोर टू मीट इंक्रीज डिमांड। तो इसका यही मतलब है कि मतलब उसको अगर ज़्यादा डिमांड पूरा करना है, इसका मतलब ये है कि अगर उसको मायोकार्डियम को और ऑक्सीजन चाहिए तो देयर इज़ ओनली वन वे टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। तो ये था हमारे साथ रिस्पॉन्स टू कोरोनरी परफ्यूजन। रिस्पॉन्स टू प्रीलोड इन एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज में प्रीलोड पर क्या असर पड़ता है? जो हमारे साथ प्रीलोड होता है वो राइजेज विद ऑक्सीजन। क्यों क्यों होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हमारे साथ जो वीनस है ना वो वीनस सिस्टम में कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन से हमारे क्या होता है? जब ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी तो प्रीलोड हमारे साथ ज़्यादा होगा। जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ेगा क्योंकि वीनस कंट्रैक्शन की वजह से। तो इस यही वजह है। तो कंट्रीब्यूट टू राइज इन कार्डिक आउटपुट। हमारे साथ जो प्रीलोड है ना वो कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ में? कार्डिक आउटपुट में उसको बढ़ाता है अलॉन्ग विथ इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी। आइसोट्रोपी एक्चुअली हमारे साथ मायोकार्डियम रिलैक्सेशन है। मतलब जब फॉर एग्जांपल एक हमारे साथ वेंट्रिकल है, जब ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। लेकिन जब ये वापसी पे हमारे साथ रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन जब मतलब फीलिंग टाइम होता है ना रिलैक्सेशन का, उसको कहते हैं एलिसोट्रॉफी। एलिसोट्रॉफी हमारे साथ क्या है? मायोकार्डियम रिलैक्सेशन। अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये मतलब रिलैक्सेशन करता है। ये हमारे साथ अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। तो इंक्रीज विथ एक्सरसाइज हमारे साथ एक्सरसाइज में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है हमारे साथ?
क्योंकि हमारे साथ कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ये इसलिए ज़्यादा हो क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से इसको टाइम मिलता है और टाइम मिलने का ये फ़ायदा है कि मतलब जब हार्ट दोबारा पंप करेगा वो ज़्यादा स्ट्रांगली करेगा। अच्छा, इंक्रीज़ विद एक्सरसाइज़ ये हमारे साथ इंक्रीज़ विद एक्सरसाइज़ कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज़ प्रीलोड इन कार्डिक आउटपुट। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लिज़ोट्रोफी ने हमारे साथ ये इंक्रीज़ करता है एक्सरसाइज़ से, क्योंकि हमारे साथ जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो एक्सरसाइज़ होता है, एक्सरसाइज़ से हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारे साथ क्या होता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो मतलब इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो फिलिंग टाइम ज़्यादा लेगा, उसमें रिलैक्सेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब रिलैक्सेशन मायोकार्डियम में ज़्यादा होगी तो मोर लिज़ोट्रोफी होगी। ज़्यादा मतलब रिलैक्सेशन जो कंट्रैक्टिलिटी ना वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है। जो की रेगुलेटर हमारे साथ लिज़ोट्रोफी में है वो एक प्रोटीन है, उसको कहते हैं फोस्फोलिपिड, ये हार्ट में होता है। इसका जो इन्हिबिटर है एक एंजाइम है कि क्या है, सार्कोप्लाज़मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएज़ ये एंजाइम का नाम है जिसको कहते हैं सरका। फास्फोराइलेटेड फास्फोराइलेटेड बाय बीटा एड्रेनर्जिक ये फास्फोराइलेट हो जाता है किससे, एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन से, बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन से, और स्टॉप इनहिबिटिंग सरका, और रिजल्ट में क्या आता है, टेक अप कैल्शियम इन रिलैक्सेशन। इनका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे साथ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस पे ये हमारे साथ क्या हो गया, सरका हो गया, जो एंजाइम है सरका, और ये नॉर्मली हमारे साथ ये इनहिबिट होता है फॉस्फोलिपिड से। ये नॉर्मली जो है ना इनहिबिट करता है फॉस्फोलिपिड सरका को इनहिबिट करता है, जो कैल्शियम है उसको इन्फ्लक्स नहीं होने देता। तो हमारे साथ क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन जब होती है तो इससे बीटा एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर है उसको बीटा एड्रीनर्जिक की स्टिमुलेशन होती है, तो उससे क्या होता है, फास्फोराइलेशन होती है फॉस्फोलिपिड की, तो इसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। जब इनहिबिशन होती है, ये जो सरका है ना ये कैल्शियम को इन्फ्लेक्स करता है। जब कैल्शियम अंदर आ जाता है तो क्या, जब साइटोसोल से मतलब कैल्शियम अंदर आएगा, जब कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो हमारे साथ कैल्शियम मोस्टली कंट्रैक्शन करती है, लेकिन ये जब साइटोसोल से अंदर आ गया तो मतलब यहाँ पे हमारे साथ कैल्शियम की कमी हो गई, यहाँ पे रिलैक्सेशन। जब हमारे साथ कैल्शियम अंदर आएगा तो बाहर जो है ना क्या होगी, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी किस चीज़ की, लेफ्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन होगी मायोकार्डियम की, तो क्या होगा हमारे साथ, प्रीलोड ज़्यादा होगा। प्रीलोड ज़्यादा हो गया तो वही दोबारा लिज़ोट्रोफी ज़्यादा हो गई, मतलब रिलैक्सेशन उसको ज़्यादा मिल गई, लेफ्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन हो गई। तो इसका मतलब ये है, सिंपल। अच्छा, तो हम इस पूरे टॉपिक की एक समरी करते हैं वेरी फास्ट। तो जिस तरह एक्सरसाइज बिगेन हो गया हमारे साथ, उसमें मसल हाइपोक्सिया जब हो जाता है उसके बाद वेजोडाइलेशन हो जाती है, वेजोडाइलेशन जब हमारे साथ होगी तो उसमें जो टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस है वो हमारे साथ कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा, उससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है या नॉर्मल रहता है। तो जब हमारे साथ आफ्टर लोड कम होगा तो उससे क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उससे हमारे साथ क्या होगा, हार्ट पे हमारे साथ हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और लूसिट्रोफी बढ़ेगी। जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उससे हमारे साथ जो इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और हमारे साथ क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, और ये हमारे साथ कार्डिक आउटपुट, हर चीज़ जो है ना वो कार्डिक आउटपुट पे आता है और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है। जैसे कि हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट रेट से हमारे साथ कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, और कार्डिक आउटपुट से मतलब इंक्रीज हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज हो गया। और जो हमारे साथ लुसोट्रोपी है ना वही मतलब टाइम ज़्यादा मिल जाता है रिलैक्सेशन के लिए, जो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल है तो रिलैक्सेशन, मायोकार्डियम में रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी, मायोकार्डियम में रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी तो प्रीलोड ज़्यादा होगा, इंटरस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है ना वो मोस्टली हमारे साथ जब एक्टिवेट होता है तो पेरिफेरी वेसल जो है ना वो हमारे साथ आर्टेरियोल वो कंस्ट्रिक्ट होती है, और वीनस सिस्टम उसमें भी कंस्ट्रिक्शन होती है, तो उस वजह से भी हमारे साथ जो प्रीलोड है और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है सब कुछ। तो ये एक ब्रीफ समरी थी पूरे जो हमारे साथ जो पूरा टॉपिक था उसकी एक ब्रीफ समरी थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।